बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि दिन खैर से गुजरे। आज 22 जून और आज की तारीख की मुनासबत से हम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे और हम दुआ करते हैं कि वो इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करते रहें जैसे गुज़िश्ता 3 दहाइयों से वो पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कोविड की बात भी कर लेंगे। आज सुबह से मैं थोड़ा सा बड़ा लाइट फील कर रही हूँ कि अब रेशो मुसलसल पॉजिटिव रेशो जो है वो कम आ रही है और आज जो गुज़िश्ता 24 घंटों में पॉजिटिव रेशो आई वो 1.6 है। इससे पहले भी 2 से नीचे आई है, लेकिन एक दफ़ा फिर से ये आना ये इंडिकेट कर रहा है कि कोविड बहुत हद तक खत्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने इसको ईजी नहीं लेना, हमने वैक्सीन करानी है, SOPs को फॉलो करने हैं। दैट्स द ओनली वे जब हम इसको कंसिस्टेंट रख सकते हैं। कल डॉक्टर नौशीन भी कह रही थी खुदा ना खास्ता 4th वेव ना आ जाए, हमें बचकर रहना है, अपना बहुत ख्याल रखना। बिल्कुल, जब तक जनरली पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेटेड ना हो जाए तब तक एहतियात जो है वो लाजमी है, सब पर लाजमी है। और ये आपने नहीं समझना कोरोना कहीं चला गया है, ये 2 से नीचे आ गई है, फिर 1 से नीचे भी आएगी इंशाल्लाह और केसेस बिल्कुल खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जब तक एक टाइम पीरियड नहीं गुजर जाता और वैक्सीनेटेड आवाम ज़्यादा नहीं हो जाती, 70% कहा जा रहा है, लेकिन अगर 50% से ज़्यादा चला जाता है काम तो फिर मेरे ख्याल में ओवरऑल बेहतरी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। बिल्कुल, इसी के साथ साथ PSL की बात भी कर लेते हैं जी। मुल्तान सुल्तान्स ने फाइनल में अपनी जगह बना ली और अब जोड़ पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। कराची किंग्स आउट हो गए। कराची किंग्स पिछली दफा जीत गए थे और इस दफा देखें आप फाइनल तक नहीं पहुंच सके। लाहौर कैलेंडर्स के साथ क्या हुआ वो भी हमने देखा। तो PSL के अंदर और T20 के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, सब कुछ चेंज हो जाता है। T20 में तो आप प्रिडिक्ट कर भी नहीं सकते ना। उसकी बड़ी वजह यह है कि T20 में एक टीम बहुत जबरदस्त खेली, इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो कैसे हार गई, तो इस पर भी आज हम बात करेंगे। मुझे लगता है मैं जिस टीम को सपोर्ट करती हूँ ना वो हमेशा हार जाती है। तो आप काइंडली ना बस टीमों को सपोर्ट करना बंद कर दें। आप बस क्या करें, मैं न्यूट्रल हूँ, कोई भी जीत जाए वो खेल जीत जाता है बेसिकली। आपको ये कहना चाहिए। मुझे लगता है मुझे यही करना चाहिए। और इसी के साथ जी हम आगे बढ़ेंगे और अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। टॉप स्टोरीज में सबसे पहले हमारी स्टोरी है जी परवेज खटक साहब ने कल जो बयान दिया और उन्होंने कहा है कि जी महंगाई की तारीफों के जो पुल बांध दिए, उन्होंने कहते हैं महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, महंगाई ना बढ़ी तो मुल्क रुक जाएगा। लोगों के पास गाड़ियां हैं, अच्छा रहन सहन है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई कच्चा घर दिखा दें, कोई गरीब दिखा दें, और शहबाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज भी कर दिया। और इसके बाद अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशतगर्दों का हदफ बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा ताकतवर अमेरिका 20 बरस में अफगानिस्तान के अंदर से जंग ना जीत सका, पाकिस्तान में अड्डे इसे कैसे मुमकिन होंगे। अगर अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशतगर्दों का हदफ बन सकता है। इसके अलावा हमारी आज की स्टोरी रहेगी मसला कश्मीर हल हो जाए तो जोहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जोहरी हथियार दिफाई हैं ताकि हम अपने आप को महफूज रख सकें। मेरा नहीं ख्याल ये बढ़ रही हैं। और एक अहम बहरान बलूचिस्तान में सियासी बहरान जो पैदा हो चुका है उस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में भी। अपोजिशन अरकान ने बिजली रोड थाना में गिरफ्तारी भी दे दी है और साथ साथ अरकान असम्बली में हंगामा आराई के मुकदमे में जो नामजद थे मलिक सिकंदर कहते हैं कि एहतजाज कठपुतली हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा, जबकि वज़ीर आला ने स्पीकर पर अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया है। लेजेंड कवाल अमजद साबरी को आज हम याद कर रहे हैं। उनको बिछड़े 5 बरस बीत गए। अमजद साबरी की सहरदारी करने वाली आवाज़ मदाह भूल ना पाए। 22 जून 2016 को अमजद साबरी को लियाकताबाद में दहशतगर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया था। टॉप स्टोरीज और सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है और वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बहुत इसके असरात हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से हम बात कर रहे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू भी दिए, गुज़िश्ता चंद दिनों में इंटरव्यू भी दिया और एक मजमून भी लिखा है वाशिंगटन पोस्ट अखबार में। एक बार फिर उन्होंने वही बात की है जिस पर पूरी दुनिया हैरान भी है, परेशान भी है कि आगे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने ओपनली कह दिया एक बार फिर से कि हम अड्डे नहीं देने जा रहे जी। और उन्होंने ओपनली कहा कि अड्डे अमेरिका को इस दफ़ा नहीं मिलेंगे। जिस जंग में अमेरिका ने 20 साल कारकर्दगी जो दिखाई है सबके सामने हल मामला नहीं कर पाए हैं, तो फिर अगर हम अड्डे यहाँ से दे देंगे तो फिर पाकिस्तान एक दफ़ा फिर मुश्किल में पड़ सकता है और पाकिस्तान की तरफ अटैक भी हो सकते हैं और हम अब इसको मुतमिल इसके नहीं हो सकते। बिल्कुल, एक तरफ तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी, दूसरी तरफ असेंबली की स्टेटमेंट परवेज खटक साहब की जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत डिस्कस हो रही है। मनाजरे का चैलेंज कर दिया जी उन्होंने। शहबाज शरीफ को महंगाई पर भी बात की है, तो इस पर हम बात करेंगे। सैफुर रहमान साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर आपके? ठीक है जी, अल्लाह का करम, आपकी दुआ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर गरीब तो नहीं है आप या KPK में तो नहीं रहते?
जी नहीं, मैं तो लाहौर में रहता हूँ। ये परवेज खटक साहब ने मनाजरे का चैलेंज कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि महंगाई नहीं है, ऑपोजिशन का ड्रामा है ये गुर्बत, ये आपके दिलों में दिमागों में है गुर्बत। ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, वैसे मुझे हंसी भी आ रही है। चैलेंज भी किया उन्होंने, एक भी दिखा लेकिन दें उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा केपीके में कोई एक गरीब दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा आपकी सियासत को कि आप सच्चे हैं। नहीं देखें, यही तो डिस्कनेक्ट है ना जी अवाम का और हुक्मरानों का। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि ऐसी पार्टी जो बज़ाहिर 1,68,00,000 वोट लेकर अवाम के मैंडेट के साथ मुंतखब होके आई है और होने का दावा करती है, तब्दीली का नारा लगाया, वो अवाम से इतनी दूर है कि उनको अवाम के मसाइल का ही नहीं पता। आप और हम लोग अवाम में से ही हैं और अवाम में हम सारा दिन बैठते उठते हैं, उन्हीं के लिए रिपोर्ट्स करते हैं, उन्हीं के लिए हम अखबारात में और चैनल्स पे काम करते हैं। हमारे रास्त लम्हा ब लम्हा खबरें आती हैं, इसलिए बाज़ औक़ात हम एनालिस्ट जो है हमें भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जी आप कैसे ये कह देते हैं महंगाई है। जब हम जाके लोगों को कहते हैं, मैंने कई मरतबा हमारे कई वुज़रा या वुज़रा आज़म या वुज़रा आला मिलते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ जी कि आपके इशारे ठीक हैं, आप कह रहे हैं कि जी मुआशी इशारे ठीक हैं, लेकिन मुआशी इशारे अगर बुलंद है तो महंगाई बुलंद तरीन है। अवाम में जाके आप देखेंगे वो किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं रोजमर्रा की, उनके मामूलात कैसे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल रही है नहीं मिल रही, एहतियाज और मोहताजी की सी सूरत हाल है और अजीब परेशान हाल हैं लोग। तो ये परेशान हाल जो लोग हैं उनके लिए अगर आप इस तरह के अल्फाज कहेंगे कि जी महंगाई जो है वो तो मुल्क की तरक्की का एक इशारिया है या महंगाई के से मीशत जो है वो बढ़ोतरी पाती है, तो इसका मतलब तो आप तो अवाम के साथ बराह रास्त एक जुल्म कर रहे हैं। अवाम के बजाय नब्ज पर हाथ रखने के या उनके मसाइल हल करने की कोशिश करने के, ये दरअसल एक इशू ही है सीमल, मैं जो समझ रहा हूँ जी वो हमारे यहाँ ये इशू बन गया कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना हमारे यहाँ लीडरशिप में, ये बहुत नुकसान दे रहा है कि सब अच्छा है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सर साहब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वहां पर कोई गरीब दिखा दिया परवेज खटक साहब को और गुर्बत दिखा दी तो फिर तो ये सादिक और अमीन नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने असेंबली फ्लोर पे ये बात की है, तो फिर तो ये मामला बड़ा आगे तक जा सकता है अगर कोई लेकर जाना चाहे तो। नहीं देखें जी, ये ढिठाई है, मैं समझता हूँ, ये कोई डिक्टेटर की हुकूमत तो नहीं है, ये तो तासुर वो ऐसे ही दे रहे हैं जैसे कोई बड़ा जाबर को मिलिट्री डिक्टेटर है जो कहता है जी अवाम क्या चीज है या अवाम के मसाइल क्या मसला है या आइन कागज का टुकड़ा है या ये पार्लियामेंट क्या चीज है मेरी एक ठोकर की नोक पे है। ये तो बातें आमतौर पर मिलिट्री डिक्टेटर करते थे, लेकिन हमारे यहाँ तो मिलिट्री डिक्टेटर भी जो आए वो भी कहते रहे कि जी हम अवाम को फलाह और अवाम के मसाइल हल करेंगे। यहाँ तो अवाम जो है वो कहें जाए बाढ़ में, अवाम क्या जी महंगाई क्या। सैफुर रहमान साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया है, ओवरऑल अगर परवेज खटक साहब की इस मामले के हवाले से कि जिस वो कह रहे हैं कि जी हमें कोई करीब नज़र दिखा दें तो चैलेंज करता हूं, लेकिन साथ उन्होंने एक और भी मामला बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया। उन्होंने कहा जी मेरी पंजाब के साथ मुआवजा कर लें कारकर्दगी का, मेरे 5 साल और नून लीग के 20 साल ये भी देख लें, एक एक करके कैटेगोरिकली मनसूबे देख लें जो आवाम के लिए किए हैं, उस पर भी मुनाजरा कर लें। आपको ये बातें उनकी कैसी लगी कि AP की तरफ से जो उनको रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है अपने लिए हक में? ये हाथ कंगन को आरसी क्या, KPK हम भी विजिट करते रहे हैं और KPK से हमें भी इतलात आती हैं, पंजाब भी हमने देखा है, पंजाब के कुछ रिमोट एरियाज भी देखे हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है इसमें। तो कोई वहां पे तरक्की का क्या है, मैंने तो आपको पहले भी एक प्रोग्राम में बताया कि वहां सालाना तरक्याती जो प्रोग्राम होता है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 2-2, 3-3 साल से लैप्स करता आया है। यानी अगर उसको आप तरक्याती फंड को इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, स्पेंड ही नहीं करेंगे, उसके नतीजे में क्या तरक्की आएगी। यानी आप एक खौफ में मुब्तला हैं कि ये प्रोजेक्ट चलता है नहीं चलता। ये जो एक इनडिसीजन है ना जी, ये बहुत ज्यादा PTI हुकूमत का एक खासा बन के उभरा है कि वो फैसले नहीं कर पाती कि बर वक्त कौन सा इकदाम कब करना है। ये तरजीहात का तयन करना बजाते खुद गवर्नेंस का एक बुनियादी मॉडल है, वो अभी तक वो बुनियादी मॉडल बना नहीं पाए। वो 20-22 साल मेलों ठेलों में तो रहे, 20-22 साल में कोई मॉडल नहीं बनाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। वो 2-2.5 साल का तो राग लाभ रहे हैं, पिछले 22 साल तो काम करना चाहिए था। लेकिन सैफ साहब उन्होंने मंसूबों के मुआवजे की बात की, तो अगर सिर्फ BRT और लाहौर मेट्रो का कंपैरिजन कर लें तो शायद बात सामने आ जाएगी। जी, मैं तो BRT का बल्कि जिक्र करना ही नहीं चाह रहा था, वो इतनी बात आम हो चुकी है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि पहले तो वो पता नहीं 50 अरब 60 अरब 100 अरब तक आ गई। यहाँ की जो पंजाब की में जो बनी लाहौर में, तो बस वो 29 अरब में गई और हमने बकायदा उसके सारे जितने भी हिसाब किताब थे, सारे अकाउंट्स जो हैं
वो दिखाए गए हमें, हमने मीडिया वालों ने उसको चेक किया, उस पर रिपोर्टिंग हुई बार बार। फिर बीआरटी के भी वहां से हमें रिपोर्ट्स आई और बीआरटी भी उसमें कई अलाइनमेंट्स हुई, फिर दोबारा रीअलाइनमेंट हुई, फिर वो कई किस्म के देखे ना, ये इनएफिशिएंट गवर्नेंस तो इसी का नाम है ना जी। जो वजीर आला होता है, तो परवेज खटक भी वहां रहे वजीर आला, या जो और भी लोग इस तरह के सरबराहान होते हैं हुकूमत के, वो बेसिकली एक नजर रखते हैं चीजों में। बिल्कुल जी, सही। आप कुछ फरमा रहे थे। जी, आपकी बात सही है। जो ये मामलात आपने देखे और एनालिसिस आपने बड़ा बेहतरीन किया है, केपी और पंजाब के दरमियान जो मुआवजा किया है। इसके साथ साथ एक और मामले पर अगर बात हम कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरफेस हो रहा है, पाकिस्तान अमरीकी अड्डों के हवाले से जिस तरह से टेकअप कर रहा है सिचुएशन को। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया, वाशिंगटन पोस्ट पर भी बात की। इसको कैसे देखते हैं आप कि इस पर पाकिस्तान की हुकूमत का जो स्टांस है, ये किस तरह आप इसके इफेक्ट्स क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि दुनिया भर की नजरें हैं इस तरफ। देखिए, हमारा चाइना, अभी मैंने अपने अखबार में खबर भी दी है, पाकिस्तान के एक बड़े अहम ओहदेदार से मेरी मुलाकात हुई, तो उनसे मैंने सब जो बातें की हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक अपना कॉलम भी लिखा है, जिसमें पाकिस्तान चीन को अपना एक स्ट्रेटेजिक एलाई के तौर पे, तस्वीराती अपना पार्टनर जो है, वो बुनियादी पार्टनर के तौर पे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। इस तरह के मामला हो रहे हैं। पहले पाकिस्तान अमेरिका पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करता था, अपने वेपन्स के लिए, अपने आर्मी की बिल्डअप के लिए, अपने सारे सिस्टम्स के लिए। अब पाकिस्तान को माशाल्लाह बड़ी डाइवर्सिफिकेशन हो गई है, और इसमें पाकिस्तान को अब बाहर से और ममालिक से भी, इवन रशिया से भी, रूस से भी हमें आर्मामेंट्स मिल सकते हैं। लेकिन चीन का हमारे साथ जो दिफाई तावन है वो बहुत अहम है। हत्ता कि हमारा सिविल जौहरी जो मुआहदा है वो भी चीन के साथ है। आपको इल्म होगा, तो इसमें हमारे यहाँ जो जौहरी एटमी रिएक्टर्स जो बिजली पैदा कर रहे हैं, वो भी चीन के तावन से हैं। और अब चीन जो है वो बड़ा वेसल भी बनाने लगा है, जो पाकिस्तान को देने के लिए वो तैयार है। अब इसलिए पाकिस्तान को चूंकि इन्हिसार कम हो गया है, तो चीन की तरफ से बहुत ज्यादा इतराजात आए हैं कि अगर यहाँ पे अड्डे दिए गए, फिर तालिबान का भी बताते खुद एक अच्छा खासा वहां से थ्रेटनिंग पोस्चर है इस हवाले से। पाकिस्तान अपने तौर पे भी, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट बिलखुसूस समझती है कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ कर दिया अब अमेरिका के लिए। अब वो डू मोर और ये सारा, यानी यहाँ से जा भी रहे हैं और जाना भी नहीं चाहते। और यहाँ तक ये है कि वो अमेरिका अपनी सहूलत चाह रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान में मुझे अगर बेस मिल जाए, वैसे तो उसके बेस यहाँ काफी हैं। अफगानिस्तान के अंदर 3 बेस हैं, इधर आपके मशरक वुस्ता में उसके 20 बेस हैं, उधर हमारा जो बहरे हिंद है उसमें उसके अपने बाकायदा एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं। उसका एक अच्छा खासा यहाँ पे एनसर्कलमेंट है। लेकिन वो पाकिस्तान को खामखा एक अपने कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता है, लेकिन इसलिए पाकिस्तान को अब एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो अब इसमें चीन की हमें बड़ी सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान का वैसे भी अब फोकस बदल गया है। पाकिस्तान अब चाह रहा है, जो जिसमें हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारा वजारत खारजा और दीगर बहुत से स्टेक होल्डर जो हैं, वो अब इस बात की तरफ बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान को एक मुआशी अड्डा बनाया जाए दुनिया का, बैनुल अक़वामी, और मुआशी अड्डे दिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमिक हब बनाया जाए और मुआशी अड्डा हमें चाइना ने प्रोवाइड किया। बल्कि अड्डे देने की बेसिस की बात की जा रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो सीपैक की सूरत में चाइना ने हम पर ट्रस्ट किया, और ऑब्वियसली चाइना और पाकिस्तान का जो ताल्लुक है वो बहुत पुराना है। अब ओपनली उसको कहा भी जा रहा है। लेकिन वहीं पर कल एक और स्टेटमेंट जो उन्होंने दी मसला कश्मीर के हवाले से, उन्होंने कहा कि अगर हल हो जाए तो हमें जोहरी हथियारों की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये दिफाही हैं ताकि हम अपने आप को महफूज कर सकें। मेरा नहीं ख्याल कि ये बढ़ रहे हैं। जी नहीं, ठीक है तो वो न्यूक्लियर डिटरेंस, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो, कि अगर पाकिस्तान की सालमियत को खुदा ना खास्ता कभी खतरा हो, तो हमारे पास एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। और वो मुझे इत्तेफाक से वहां जाने का भी इत्तेफाक हुआ। जिस हद तक मीडिया वालों को या दीगर लोगों को कुछ बातें बताई जा सकती हैं, हर बात तो नहीं वो बताते। उस हवाले से मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन में बाकायदा उसकी वहां पे कंट्रोल का एक निजाम मौजूद है। तो वो इसीलिए होता है, जिसमें बाकायदा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि भारत के बहुत से शहरों के और बहुत सी इंस्टॉलेशन के तंसीबात के नक्शे बने हुए हैं। बिल्कुल सही। तो ये बड़ी कॉन्फिडेंस की बात मैं अपने सामने नाज़रीन के साथ शेयर करता था कि पाकिस्तान माशाल्लाह इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा। लेकिन सैफ रहमान साहब, मामला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान ने डिफेंस के लिए तो रखा हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो उन्होंने बात की है उसमें यहाँ पर लिखा है कि कश्मीर का मसला अगर हल हो जाता है तो फिर हमें एटमी ताकत होने की जरूरत नहीं है। तो आपको लग रहा है बात इस तरफ जा रही है, या फिर वो वैसे एक अपनी तरफ से सजेशन दे रहे हैं?
मेरा जाती ख्याल है कि देखिए वैसे तो अब स्टार्ट टॉक्स भी चलने वाली हैं, जैसे स्टार्ट से मुराद है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टॉक्स, वो भी उसको भी कई साल गुजर गए हैं, बल्कि दहाइयां गुजर गई हैं, जो अमेरिका और रूस के दरमियान थी कि जी जो ये जो हथियार हैं जौहरी इनको खत्म किया जाए, इसके जो दुनिया भर के जो 80 या 90% स्टॉक पाइल्स हैं जौहरी वो रूस और अमेरिका के पास हैं। वो समझते हैं कि दुनिया को खतरा है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये अगर चल पड़े किसी जगह को ऐसा जौहरी जंग शुरू हो जाए तो दुनिया 50 दफा तबाह हो जाएगी। तो इनमें कमी तो करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का हमारे पास एक मूजी हमारा एक दुश्मन यहाँ सर पे बैठा है और जिसने हमें मजबूर किया था कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन जो एक्सप्लोर करें और उसका टेस्ट करें, तो मेरा ख्याल है इसलिए हमें टोटली तो इसको स्क्रैप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ एक दफाई लाइन है। हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज हासिल है बहुत से कंट्रीज के ऊपर, हमारा एक स्ट्रॉन्ग इमेज भी है और होल्ड भी है इसके ऊपर। बहरहाल जी सैफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम सिचुएशन पर बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, और अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो फिर इस पर बात क्या होती है, कब होती है, लेकिन वहीं पर बात यही कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस के जहां पर पाकिस्तान में हमने जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि केसेस कम हुए हैं, इसकी वजह से मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर हमने ये देखा है कि अभी सिंध में और खुसूसन कराची में केसेस कम नहीं हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी शादी हॉल्स खुल गए हैं, स्कूल्स कॉलेजेस खुल चुके हैं, इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। तो ज़िंदगी की तरफ जब मामलात ज़िंदगी बढ़ रहे हैं तो वहीं पर हमने ये भी देखना है कि क्या वाकई केसेस कंट्रोल हो गए हैं, वैक्सीनेशन का मामला तकरीबन हल हो चुका है, तभी ये जो ज़िंदगी है वो बहाल हो गई। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। सिंध से हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ कासिम सुमरू साहब ने। कासिम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कोरोना वायरस के बायस कई माह से बंद कारोबारी सेक्टर्स तो अब खोले जा रहे हैं, वो चाहे स्कूल्स हों, वो शादी हॉल्स हों, मार्केट्स की टाइमिंग्स हों, लेकिन वहीं पर देखें कि कराची में इस वक्त सबसे ज़्यादा रेशो अभी भी रिपोर्ट हो रही है। क्या वजह समझ रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात ये कि शादी हॉल खोलने की बात अभी तक नहीं हुई है। स्कूल आपकी बात ठीक है, स्कूल शॉपिंग एरियाज या शॉपिंग सेंटर्स का टाइमिंग्स इस हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि असल में जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल आ रहे हैं। एक सेकंड सर, शादी हॉल्स खोलने के हवाले से अनाउंसमेंट की गई थी कि 21 जून से खोल दिए जाएंगे। शादी हॉल्स वालों की तरफ से कल मिठाइयां बांटी गई सर। नॉर्थ नाजिमाबाद वाटर पंप पर शादी हॉल खुल गए, फेडरल बी एरिया में खुल गए, गुलशन जौहर में खुल गए, कोरंगी और रंगी टाउन शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी। शादी हॉल का हमने कोई फैसला नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि शादी हॉल में लोगों को हम जैसे हम अलाउ करते हैं 100 लोगों को, 200 लोगों को, फिर वो होता ये है कि वो नंबर बढ़ जाते हैं, वहाँ पर 500-1000 बंदा आ जाता है, फिर SOPs को फॉलो नहीं करते। तो हमने इस पे थोड़ी सी अभी हमारी जो फॉर्म में भी अभी शादी हालों के बारे में भी थोड़ी रिजर्वेशन थी, और ज़ाहिर है कराची में हम ज़्यादा स्पेसिफिकली इसको रोक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास अभी पॉजिटिविटी रेट उस लेवल पे नहीं आया जिस पे हम ये कह सकें या हम इतने कॉन्फिडेंट हों कि हम लोग जो है ना वो सारे खोल सकें। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि शादी हॉल नहीं खुले? हमने अभी तक ऑफिशियल उसकी परमिशन नहीं दी है। ये मिठाइयां बांटने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे पास जो थोड़ी सी वरीसम जिसको हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं वो ये है कि हम इस पर एग्रेसिव कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, खास तौर पर चूंकि हमारे जो नेबर कंट्री में जिस तरह के वेरिएंट्स आए हैं, और कुछ हमारे पास जो एक प्राइवेट हमारी हॉस्पिटल ने जिनोमिक स्टडीज की हैं उसमें भी ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लोकल ट्रांसमिशन है दैट इज क्लोज टू दैट वेरिएंट, और उसकी वजह से उसका थोड़ा स्प्रेड लेवल ज्यादा है। तो हम उसको भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और उसमें जो है हम ज्यादा एग्रेसिव टेस्टिंग भी कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल अगर हम वायरस की जो एक घर में अगर हो तो मिसाल 1 या 2 शख्स को होता था तो बाकी उसमें बच जाते थे, लेकिन अभी एक शख्स को अगर होता है तो वो घर के पूरे अफराद उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और इसके सिम्टम भी थोड़े से डिफरेंट हैं। मतलब इसका सिम्टम वो लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल या बुखार इस तरह नहीं, ज्यादा रनिंग नोज और फ्लू टाइप है। लोग उसको नॉर्मल फ्लू समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इस सिम्टम के साथ हमारे हॉस्पिटल्स में या हमारे
क्लिनिक्स पे लोगों के जीपीस के पास आए हैं, जी। तो उनमें वायरस पॉजिटिविटी रेट पाया गया है। सो देयर वी नीड टू लिटिल मोर केयरफुल अबाउट इट। और हमें ज़ाहिर है वैक्सीन के इशू के ऊपर भी हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ बातचीत में कि हमें आप जिस तरह बता रहे हैं सिचुएशन इस वक्त, वेरिएंट्स की बात आप कर रहे हैं, केसेस की के भी परेशान कुन बात है, लेकिन बात फिर वही है कि अभी इस तरह से लग रहा है कि गवर्नमेंट कंफ्यूज है और आपकी स्टेटमेंट से मजीद कंफ्यूजन पैदा हो रही है शादी हॉल्स को लेकर। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है इसके साथ अटैच हुई हुई है। कल रात को ये लोग मतलब मिठाइयाँ बांट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अभी ढोल धमाके हुए हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं खोला, तो फिर हुआ अभी ग्राउंड रियलिटी है क्या? एसओपी के साथ खोलने की इजाजत है या बिल्कुल नहीं? आप नहीं देखें, हमने मतलब कोई भी काम इस वक्त जब तक ये वबा खत्म नहीं होगी उस वक्त तक पहली बात यह है कि कोई भी काम जो है वो एसओपीज के साथ ही होगा, उस से नहीं होगा। मतलब भी करेंगे, दुकान खोलें, शादी का हॉल खुलेगा, स्कूल खुलेगा, एनीथिंग रिलेटेड विद दिस शुड बी विद एसओपीज। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात यह है कि अभी हमने इसका कोई ऑफिशियल नोटिस, हमारा ये था लास्ट वीक जो हमारी सैटरडे को टास्क फोर्स की मीटिंग थी, उसमें सबका कंसेंसस ही ये था। कुछ लोगों की हमारे एंड से राय ये थी कि शादी हॉल को खोलने चाहिए, लेकिन फिर हमें इस पे डर था कि हमारे पास चूंकि अभी ये जो जिस तरह से वेरिएंट्स और इस तरह से हमारे डॉक्टर्स इन पर्टिकुलर की वाज वेरी कंसर्न कि हम अगर इसको इस तरह से खोलेंगे तो फिर ये लोग एहतियात नहीं करते, लोग वॉलंटियर इस तरह से नहीं करते, और फिर 100 की हम इजाजत देते हैं तो हम 800 लोग, फिर हम कहते हैं यार चलें आप बाहर ओपन एनवायरनमेंट में करते हैं, लेकिन वो उस तरह से उस पर भी फॉलो नहीं होता। सो वी वर वेटिंग कि हम नेक्स्ट जो सैटरडे हमारा आएगा, कमिंग सैटरडे, उस पर हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे और देन लेकिन ये शादी हाल में अगर कोई पर्सन देखे ना, ये एक आपको खुद को पता है कि यहाँ पर ताजों ने हमने लॉकडाउन करके ज़ाहिर है हमारा इंटरेस्ट कोई इनको नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है कि लोगों की सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस पर भी कहा कि जी हम दुकान नहीं खोलेंगे तो हम गवर्नमेंट के पकड़ेंगे, और किसी ने कहा कि जी हम दुकान जो है ना वो कमिश्नर को या जो भी आपका आएगा अफसर आएगा उसको हम जो है वो उसके साथ हम रजिस्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह से नहीं होता। ये आज भी इस तरह के लोग जो है वो हमारी सेहत के वैक्सीन के ऊपर भी यही लोग कहते हैं चिंपैंजी बन जाएगा, कोई कहता है कि जी वो बल्ब जलता है, कोई कहता है जी उससे जो है वो मकनातीस है, चिप लगी हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दीज ऑल आर र्यूमर्स, और इसका किसी किस्म हम गवर्नमेंट रिस्पांसिबल, हम साइंस में बिलीव करते हैं, अल्लाह पे हमारा ईमान है, ये वायरस है, ये कंटेजियस है, इसको रोकने के तरीके हैं, वो तरीके ये हैं कि हम एसओपीज को फॉलो करें और वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल सही, किसी की सेहत के साथ नहीं खेलेंगे और जो एसओपीज के तहत काम होगा सिर्फ वही करेंगे। कासिम सोनू साहब आपने बात बिल्कुल ठीक की, लेकिन सिर्फ ये भी कह दीजिएगा आप कि अभी आपने कहा कि ना तो नोटिफिकेशन आया ना ऑफिशियल इजाजत दी, और हमने ये देखा कि शादी हॉल्स वाले इस तरह खुशियां मना रहे थे कि बस अब उनकी बुकिंग शुरू हो जाएंगी और इवेंट शुरू हो जाएंगे। तो क्या नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता, अगर कोई इवेंट हो रहा होता है किसी शादी हॉल में, तो क्या कार्रवाई करेगी सिंध हुकूमत? कराची एडमिनिस्ट्रेशन जाकर वहां पर फाइन करेगी, बंद कराएगी उसको? डेफिनेटली जो एनपीआईज एनसीओसी के प्लेटफॉर्म से सेट हैं फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, उस पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो एक्शन लेगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक्शन लेगी, जो भी एसओपी की खिलाफ वर्जी करेगा। अभी कोई क्लियर कट नोटिफिकेशन इस हवाले से नहीं है, खुद साख्ता तौर पर शादी हॉल मालिकान इनको ओपन किया है। बहुत शुक्रिया कासिम सोमरू साहब दिया। और ये बात तो फिर मतलब जो बांट रहे थे मिठाइयाँ, वो यहाँ से ऐसे लग रहा है कि 21 जून डेडलाइन दी थी, और जैसे लगा कि कोई सख्ती नहीं आई तो फिर ओपन कर दो। नोटिफिकेशन से पहले अगर मिठाइयाँ बांटें तो वो अच्छा नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। 2018 के इंतखाबात भी याद कर लें या 2013 फैसला आना बहुत जरूरी होता है, ये इंतजार करना चाहिए। बहरहाल जी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। आज के दिन की मुनासिबत से मारूफ कवाल, लेजेंड कवाल, एक ऐसी शख्सियत जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि हर पाकिस्तानी के दिल में वो बसते रहे, अमजद साबरी साहब का मैं जिक्र कर रही हूँ, जो आज के दिन हमसे जुदा हो गए। आज उनकी 5वीं बरसी मनाई जा रही है। बिल्कुल, आज के दिन उनको शहीद किया गया था और आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ उनके बेटे फर्जंद मुजद्दिद साबरी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। मुजद्दिद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज का दिन इंतहाई अफसोस का दिन है।
क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से आप? सबसे पहले तो नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और आप लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। मैं आज के दिन की मुनासबत से यही कहना चाहूँगा कि आज 5 साल हो गए हैं इंसिडेंट को, और तब मैं काफ़ी छोटा था जब ये इंसिडेंट वाक़या हुआ था, 13 साल का था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फैमिली का सपोर्ट बनने का सोचा कि इसलिए अब मैंने प्रोफेशनली कवाली भी कर ली स्टार्ट। बिल्कुल, आपने प्रोफेशनली अपने वालिद साहब का प्रोफेशन भी ऑप्ट कर लिया, लेकिन यकीन जानिए कि ना उन्हें कोई भूला है ना कभी भूला जा सकता है। वो वाक़या आज भी इंतहाई अफसोसनाक है, जिस तरह से उनको शहीद किया गया, और वो हमेशा अपने मदाहों के और पाकिस्तानियों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। मुजद्दिद एक बहुत बड़ा नाम पूरी दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब आप भी उस प्रोफेशन में आ रहे हो, कुछ यादें शेयर करेंगे अपने वालिद साहब की? आपके टीचर भी, आपके वालिद भी, वो कुछ बताएंगे उनके बारे में? ये यादें तो मैं आपको ऐसे बताऊं कि उन्होंने हमें कभी किसी चीज के लिए बर्डनाइज नहीं किया। जैसे जो भी अगर उन्होंने तो हमें फ्री हैंड छोड़ा हुआ था बिल्कुल, कि जो तुम अपनी एजुकेशन पे फोकस करो, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर तुमने जिस फील्ड में जाना है, चाहे वो म्यूजिक की कोई और किस्म हो या कव्वाली ही हो या कोई और जॉब हो, कोई दूसरा प्रोफेशन हो, तो उन्होंने हमें कोई बर्डनाइज नहीं किया हुआ था। सही, तो बेसिकली एक बड़े शफीक बाप थे वो। मुजद्दिद, जब भी हम उनके कलाम को सुनते हैं, देखते हैं आज भी, क्योंकि जैसे सिमल ने कहा है कि वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, तो अक्सर हम उनकी जब भी यूट्यूब पर या किसी और सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, तो फिर ऐसे यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो आखिर रमज़ान की जब वो सहरी इफ्तार ट्रांसमिशंस भी करते थे, कुछ उस हवाले से भी बताइएगा। जब इफ्तारी और सहरी करके वो घर आते थे तो क्या बातें होती थी? तो मतलब उनका ज़्यादातर रमजान के अंदर जो टाइम वो साइट्स पे ही गुजरता था, और जब वो घर आते थे तो वो सोने के लिए आते थे। रमजान में घर वालों से डैडी की इंटरेक्शन कम होती थी, लेकिन डैडी चाहते थे कि जितना ज्यादा टाइम वो दे सके फैमिली को वो देते थे। और हमारा तो मतलब डैडी के साथ वो होता था थोड़ा कि जब डैडी सोते थे तो हम जाग रहे होते थे, जब हम सो जाते थे तो डैडी काम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। मुजद्दिद, अब आपने भी वालिद साहब का प्रोफेशन ऑप्ट किया है और आपने भी प्रोफेशनली कवाली शुरू कर दी है, कोई ट्रिब्यूट पेश कर? बहुत खूबसूरत, बहुत खूब मुजद्दिद, और माशाल्लाह आपके वालिद साहब की याद आ गई, याद में वो, लेकिन ज़ाहिर है एक लंबा सफ़र है आगे आपके लिए, आपको अपने आप को भी मनवाना है, वालिद साहब की लेगेसी को भी आगे लेकर चलना है। कितना मुश्किल लगता है? हाँ, कितना मुश्किल लगता है मुजद्दिद ये? मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि एक ऑलरेडी मेरे पीछे बहुत 60-70 साल की मेहनत वेट कर रही है, मेरे दादा की मेहनत, मेरे वालिद साहब की मेहनत, और लोगों को एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत ज्यादा हैं। जी जी। और इंशाल्लाह यही चीज सबसे ज्यादा मुश्किल है कि लोगों ने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लगाई हुई है। तो मेहनत बनाने में तो सालों लग जाते हैं, बंदे को इज्जत बनाने में साल लग जाते हैं। बस मेरे अंदर यही गोल रहता है कि यार मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कि जहाँ पे जो 60-70 साल की मेहनत वेट कर रही है वो जाया ना हो। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपकी भरपूर मदद भी करेंगे और अल्लाह ताला आपकी भरपूर मदद कर भी रहे हैं, और आप एक टैलेंटेड शख्स हैं, और आपकी फैमिली जो है माशाल्लाह उसके तो कोई एहसानी नहीं है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, हमारी दुआएं आपकी और आपकी फैमिली के साथ हैं। मुजद्दिद, बहुत शुक्रिया आपका, आप मौजूद थे। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे सिंध और वफाक के दरमियान जो मामला चल रहा है, और गुज़िश्ता कई दिनों से ये ऐसा इशू है जो कि सरफेस में आ चुका है, लेकिन हमने ये देखा है कि इसका हल तलाश नहीं हो पा रहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल बड़ी भरपूर बात की, उन्होंने कहा है कि वफाक से सिंध के हुकूक छीन लेंगे, यानी कि अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि उनको यहाँ तक कहना पड़ा कि हमें अपने हक छीनना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्होंने अपने एक जो नारा पीपल्स पार्टी हमेशा से लगाती आई है, रोटी कपड़ा और मकान, उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान में वो लोगों से छीना जा रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि सिंध पर मुआशी हमले किए जा रहे हैं, वसाइल नहीं दिए जा रहे, और फिर ताना दिया जाता है कि सिंध में तरक्की नहीं हो रही। साथ ही साथ उन्होंने इस अपनी तकरीब में तजावुज़ात के ऊपर नज़रसानी की भी अपील की है सुप्रीम कोर्ट से, कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए जो उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए हैं। बहरहाल जी, ये वफाक और सिंध का मामला कब तक चलेगा? जब तक ये हुकूमत है तब तक चलता रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऑपोजिशन की हुकूमत है एक सूबे में और फेडरल में दूसरी पार्टी की हुकूमत है, लेकिन इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। मतलब साहब, मोहल्ले में भी लड़ाई हो ना तो थोड़े अरसे के बाद कोई बीच में बीच बचाव कराने, सुलह सफाई कराने आ जाता है। ये मामला वफाक और सिंध का तो बड़े अरसे से चला ही आ रहा है और ये वही है, अपने अपने घरों में ताने दिए जा रहे हैं, एक दूसरे को बातें सुनाई जा रही हैं ऊंची ऊंची आवाज में। कभी फेडरल से बात आती है, फिर सिंध जवाब देता है। अब कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अगर हकूक छीनने पड़े तो छीन कर ले आएंगे। देखिए, मेरी नुक्ते नज़र से वो एक सियासी बयान है। बहुत सी बिलावल भुट्टो साहब ने जो बातें की हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो सारी बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं। उन्हें ये ज़रूर देखना चाहिए कि सिंध के अंदर ख़ास तौर पे गवर्नेंस के मामलात कैसे हैं। वो तरक्की की बात करते हैं तो मैं सिर्फ उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो लियारी का विज़िट कर लें। यानी मैं पिछले दिनों लियारी गया और मुझे देख के इंतहाई शर्मिंदगी हुई, और वहाँ एक सेमिनार था जिससे मुझे भी खिताब करने का मौका मिला और वहाँ के बेशुमार नौजवानों से मिलने का मौका मिला। तो मैं हैरान रह गया कि वो इलाका जहाँ पीपल्स पार्टी 1970 से जीत रही है, पहली मरतबा 2018 में पीपल्स पार्टी हारी और ख़ुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर आए। और इसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के लोग ज़रा जाके लियारी की विजिट तो करें, लियारी की दीवारों पे लिखे हुए नारे पढ़ लें, लियारी की सड़कों को देख लें, लियारी के वहाँ जिस तरीके से तामीरात होती हैं, वहाँ जो मंशियात के मसाइल हैं, फिर गैंग वॉर के जो मसाइल हैं, और फिर उन नौजवानों से जाके मिलें जो नौजवान खुद ये कह रहे थे। और वो सेमिनार भी बड़ा दिलचस्प था कि लियारी का नौजवान सियासत से बेगाना क्यों होता जा रहा है। तो मैं बाकी पूरे सिंध का वो दौरा करें वो एक अलग बात है, वो जाहिर है जिस तरीके से वो देखते हैं या उन्हें दिखाया जाता है उससे बड़ा मुख्तलिफ है। बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सी बातें हुई। दूसरा, 18वीं तरमीम का मुसलसल पीपल्स पार्टी जिक्र करती है। 18वीं तरमीम में बहुत से इख्तियारात सूबों को मिले, लेकिन 18वीं तरमीम में एक और बात भी थी कि सूबों से इख्तियारात निचली सतह तक जाएंगे। वो निचली सतह तक नहीं गए इख्तियारात। तो ये तो सूबाई हुकूमत का काम है कि वो, और सूबाई असम्बली का काम है कि वो बल्दियाती इदारों को मजबूत करे, ना कि ये कि बल्दियाती इदारों पे कब्जे करे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। दूसरी तरफ वफाक का प्रॉब्लम क्या है, पीपल्स पार्टी मुखालिफ जितनी भी जमातें हैं जी, वो हमेशा सिंध में इख्तिदार में आने के लिए इस्लामाबाद की तरफ देखती हैं और वो कोशिश करती हैं कि किसी तरह कोई इस तरीके से मैनूवरिंग हो जाए कि वो पीपल्स पार्टी को हराकर यहाँ इख्तिदार पे, जितनी भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें इख्तिदार में आई हैं सिंध में, उनका पूरा बैकग्राउंड आप उठा के देख लें, 90 ऑनवर्ड्स देख लें कि 90 में किस तरीके से गवर्नमेंट ख़त्म होती है, मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह जो है वज़ीर आला बन जाते हैं, ना उनके पास पीपल्स पार्टी की हिमायत होती है, ना उनके पास MQM की हिमायत होती है। यानी वो बड़ी जमातें जो मेजॉरिटी में थी सिंध असेंबली में, लेकिन वज़ीर आला मुज़फ़्फ़र शाह, उससे पहले जाम सादिक अली, उसके बाद तो ये जो तरीक़ाकार रहा है वफाक का, सिंध को देखने का, और किसी तरीके से जो है वो सिंध में आके हुकूमत, अभी फवाद चौधरी साहब आए, उन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे किए। तरफ फवाद चौधरी साहब जाके ये देखें तो कि सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंजीमी तौर पे क्या काम कर रही है। 22-23 साल तहरीक इंसाफ को हो गए हैं, उसने सिंध के अंदर क्या काम किया है। ये जो सोचने का अंदाज है, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा वफाक को भी तब्दील करना पड़ेगा और थोड़ा सा बिलावल भुट्टो को ये देखना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी और 18वीं तरमीम में ये चीज है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन से होगा। जी। आज तक सिंध में ऑपोजिशन का जो लीडर है वो कभी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बना। आखिर क्यों? सही, बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा अब नजरसानी करने की जरूरत है दोनों को। मदर साहब, नजरसानी की जरूरत है, लेकिन मामला जब क्लियर ही ना हो तो फिर नजरसानी किस पर करें? यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि कोई माने ना माने बहुत काम हुआ है जो कि बुज़दार और इमरान भी यहाँ पर नहीं कर सकते। फिर विफाक कह रहे हैं कि हम ऑडिट करवाएंगे। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि NFC का इशू है, फंड्स नहीं मिल रहे हैं, महरूमियों को दूर करेंगे। ऐसे लग रहा है कोई बेंचमार्क, कोई क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं है कि किस तरह से मामले को देखा जाएगा। तरक्की आखिर है क्या जो कि क्लेम कर रही है सिंध हुकूमत?
देखिए बेसिकली तो जाहिर है ब्लेम गेम है, पॉलिटिक्स है। वफाक में दूसरी जमात की हुकूमत है, सिंध में दूसरी जमात की हुकूमत है, दोनों के दरमियान उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई जिस तरह की होनी चाहिए थी। लेकिन जहां एनएफसी वाली बात उनकी दुरुस्त है, तो वहां ये भी तो बताएं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कभी क्यों नहीं बना, यानी सिंध में फाइनेंस कमीशन बनने में क्या रुकावट है, क्यों नहीं बनाया जाता सिंध में फाइनेंस कमीशन। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ जो नौकरियों का मसला है उसमें बहुत से सवालात हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक दोनों संजीदगी से गुफ्तगू नहीं करेंगे मसाइल के ऊपर, अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास वज़ीर आज़म को ये सोचना चाहिए कि आइन के तहत हर 3 माह बाद होना चाहिए CCI का इजलास। हमें साल हो जाते हैं उसमें, क्योंकि बेसिक आपको पॉलिसी डिसीजन CCI में ही लेने पड़ते हैं। इसी तरीके से NFC के सिलसिले में, इसी तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है पॉपुलेशन सेंसस। हमारे यहाँ मर्दमशुमारी हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रही है, यानी कराची शहर या ओवरऑल सिंध की अगर बात करें तो जब शहरों की आबादी का ही आपको सही नहीं पता, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की आबादी अभी भी यहाँ सेंसस में 2 करोड़ से कम दिखाई जा रही है, जबकि चीफ जस्टिस से लेके हर दूसरा शख्स जो बाइख्तियार है वो ये कहता है कि सिंध की आबादी कम अज कम 3 करोड़ से 3.5 करोड़ है। तो जब इतना बड़ा फर्क है तो आप शहर को प्लान कैसे करेंगे, आप सूबे में तरक्की कैसे करेंगे जब आपको यही नहीं पता कि सूबे की सही आबादी क्या है। तो ये सोचने का काम बात है कि हम सियासी तौर पे जो है नजरअंदाज करते हैं सूबों को, और हम इस तरीके से एक बदगुमानियां जो है उसमें जन्म लेती हैं। बिल्कुल सही। और मज़ा साहब ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है और इसमें फेडरल ने हेल्प करना है, लेकिन फेडरल ही जब लेफ्ट आउट फील करा रहा हो और फेडरल ही जब बात ना सुन रहा हो, वो चाहे मर्दमशुमारी की हो, वो चाहे इरसा का प्रॉब्लम हो, वो चाहे फंड्स का प्रॉब्लम हो, तरक्याती पैकेज पर हो, फेडरल जब सिर्फ ये आवाज लगा रहा हो कि आप देखिएगा अगली दफा हम क्लीन स्वीप कर लेंगे, वो पता नहीं कौन से ख्वाबों में क्लीन स्वीप कर लेंगे, लेकिन कराची के आवाम का तो कोई नहीं सोच रहा। अब वो बार बार मसला हल करने की तरफ जाना चाहते हैं, स्टैट्स बता रहे हैं। मुराद अली शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपनी तरफ से कोई सियासी बयान नहीं दिया, स्टैट्स बताए जो ऑन बुक्स हैं उसका जवाब नहीं दे सका। फेडरल ना देना चाहता है, उल्टा इल्जाम लगा देता है जी आप बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा रहे। तो आपने कौन सा करा दिए, पंजाब में बना बनाया सिस्टम खराब कर दिया आपने। तो नहीं भाई, वो जो उनका सोचने का अंदाज है कि क्लीन स्वीप, बिल्कुल एक सियासी जमात को क्लीन स्वीप करने की ख्वाहिश रखनी चाहिए, लेकिन उन्हें देखना भी चाहिए कि ग्राउंड पे वो काम क्या कर रहे हैं। सही बात है। यानी तहरीक इंसाफ के 14 MNAs और 22-23 MPAs जो हैं, उनके शायद लोगों को उस तरीके से नाम भी नहीं पता। चले MPS के नाम, MPS ज्यादा होते हैं आपको नाम, लेकिन 5 से 6 से 7 MNAs वगैरह के शायद उससे ज्यादा लोगों को उस तरह के नाम भी नहीं पता, क्योंकि ग्राउंड पे रहना, ग्राउंड पे रह के काम करना जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी 2018 में, जब उनके कराची में 20 में से 14 MNAs जीते थे। बिल्कुल सही। और ये इतनी बड़ी फोर्स थी, इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स थी कि आप तकरीबन क्लीन स्वीप किया आपने कराची जी में। लेकिन वो उतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी साबित हुई जी। वो इसीलिए इसी तरीके से पंजाब में अगर ये शुरू में आके इमरान खान साहब बल्दियाती इलेक्शंस करा देते तो आज उन्हें वो चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ता। आज बल्दियाती इलेक्शन कराते हुए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने उनको परेशान कर दिया। बिल्कुल सही। तो उनको जाहिर है लोकल बॉडी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, और सबसे बड़ी मेरा ख्याल है आम इंतखाबात से भी ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज होती है लोकल बॉडीज इलेक्शन। लेकिन वो तो छोड़े, आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बहाल करने का कहा, वो भी बहाल नहीं। बिल्कुल मेरा ख्याल है ये दोहरी पॉलिसी जो है इसको हटना चाहिए। आपको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करा के, फिर आप और खैबर जस्टिफाइड होते ये कहने में कि सिंध बल्दियाती इलेक्शंस क्यों नहीं करा रहा। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है सिंध के लिए, ये एक्सक्यूज नहीं है सिंध के लिए कि यहाँ जो काम होना है वो अपने हिस्से का तो मैं काम करूँ ना, मैं अपने सूबे को एक मॉडल सूबा बना के दुनिया के सामने पेश करूँ कि आके देखें कराची कैसा हो रहा है, आके देखें लाड़काना कैसा हो रहा है, आके देखें दादू कैसा हो रहा है, नवाबशाह कैसा हो रहा है, हैदराबाद कैसा हो रहा है। तो मैं मिसालें दूं पंजाब को और दूसरे सूबों को, लेकिन आप खुद तो इन चीज़ों का जायजा लें। सही मानों में सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से
शहरों का पता नहीं। लेकिन मजर साहब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से तो नहीं पता लगता, लेकिन गाड़ी खुद ड्राइव करने से पता लगता है। पीछे बैठ के वीडियो बन रही हो और इस्लामाबाद की सड़कों पर आप फिर रहे हो और खुद ड्राइव कर रहे हो, वजीर आजम साहब ड्राइव कर रहे हो, इससे पता लगता है आपकी गवर्नेंस का? देखिए, ये सिंबॉलिक चीजें होती हैं, इसलिए कि जाहिर है अगर कोई वीडियो किसी ने अपने फोन से बनाई है तो बात समझ में आती है, लेकिन इन चीजों की जो नुमाइश है हमने मादी में भी देखा था। भुट्टो का स्टाइल था, वो स्टाइल के साथ मैच करता था, शलवार कमीज एक अवामी लिबास उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन ये सिंबॉलिक चीजें होती हैं, बुरी बात नहीं होती, सिंबॉलिक होती हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि वहाँ लोग आप खड़े होकर आपके साथ तस्वीरें बना रहे होते, सेल्फी बना रहे होते, वहाँ आप बाजार में खुलेआम घूम रहे होते। ठीक है कि आज के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में ये शायद मुमकिन ना हो, लेकिन असल चीज ये है कि आप गाड़ी में घूमें या ना घूमें, असल चीज ये कि लोग आपको याद रखें आपके कामों की वजह से। कोई बात नहीं मजर साहब, लोगों ने बाहर से हाथ हिला दिया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अंदर से हाथ हिला दिया था, उनको लगा काम पूरा हो गया। बिल्कुल। खैर, इसके अलावा आप खान साहब की बात भी कर रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें देखनी चाहिए। एक और मामले पर भी आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू है वो बड़ा ज़ेर बहस है, उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ग्राउंड रियलिटी इस वक्त जो रीजनल हमें चीज़ों का सामना है, वहीं पर एक उन्होंने बात की जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पर भी। उन्होंने बात की है कि पर्दा जो है ख़वातीन के हवाले से उन्होंने बात की है कि इसको उस तरह से देखा जाता है, हमारी सोसाइटी में किसी और तरीके से है। ये जो तोड़ मोड़ के बात की जाती है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में शायद उस तरह से ओपनली पर्दा है नहीं। उनसे डायरेक्टली सवाल पूछा गया था रेप के रेशो क्यों बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि इफ वुमेन वेयर लेस क्लोथ्स इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन मेन एंड मेन आर नॉट रॉबोट। डायरेक्टली उन्होंने ये बोला और खास तौर पर बोला कि हमारी सोसाइटी में ऐसा है, अगर अमेरिका या वेस्टर्न सोसाइटीज में ऐसा हो तो, क्योंकि वहां पर डिस्कोस भी हैं, नाइट क्लब भी। इस पूरी स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर बहस हो रही है और इसको विक्टिम ब्लेमिंग की मद में भी लिया जा रहा है? देखिए, इमरान खान बाद मामलात में बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा। उन्होंने जो अफगान के हवाले से उनकी जो स्टैंड था अमेरिका को अड्डे ना देने के हवाले से, उसको पूरे पाकिस्तान में सराहा गया और वो एक अच्छा बोल्ड एक दिलेर लीडर का स्टेटमेंट नज़र आता है। लेकिन जब सोसाइटी के इस पहलू की तरफ आते हैं तो वो एक कन्फ्यूजन का शिकार नजर आते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी के दो हिस्से रहे हैं जी। एक हिस्सा वो रहा है जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे तो उनकी पर्सनालिटी के बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में हमने देखी है। उसमें वो अक्सर ये जिक्र करते हैं कि मगरिब को वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। मेरा ख्याल है मगरिब को वो नहीं जानते बहुत अच्छी तरह। तो उनकी अगर आप सोसाइटीज़ को देखें तो उसकी सोसाइटीज़ की बहुत सी नॉर्म्स भी होती हैं। जी जी बिल्कुल। ये जो पर्टिकुलर बात उन्होंने की है जी, आप स्टैटिस्टिक उठा लें और मैं वज़ीर आज़म से खुद कहूँगा कि वो फिगर्स उठाएं जिन खवातीन को रेप किया गया है, जिन खवातीन के साथ ज्यादती हुई है, क्या वो मगरबी लिबास पहने हुई थी, क्या वो नीम बरहना लिबास में थी, या वो मशरकी लिबास में थी। लेकिन रेप के कॉजेज जो है वो हमेशा मुख्तलिफ होते हैं, जो समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही। फिर जिन बच्चियों और बच्चों के रेप होते हैं, ट्रू, बिल्कुल सही, वो क्या इससे होते हैं। तो बेसिकली इमरान खान साहब को उस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं जब वो ये बात करते हैं। और फिर उन्हें सबसे अहम बात ये कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो एक बैरूनी एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं और अपनी सोसाइटी को किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी ये जो चीज है उनका, वो मुझे उनके अंदर टोटल कंफ्यूजन नजर आता है। इस हवाले से मेरा ख्याल है उन्हें उठा के स्टेटिस्टिक्स देखनी चाहिए, केसेस को देखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए, उनका मालूम करना चाहिए कि उन पे अटैक जो था या उनका रेप जो था क्या इस वजह से हुआ कि वो मगरबी लिबास पहनी हुई थी या उसके कॉजेस दूसरे बिल्कुल, थे। बिल्कुल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रेप जो है वो इमरान खान को समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही मजहर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह की बात, लेकिन ये उनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है एंड वी कैन अग्री टू डिसएग्री विद हिज पर्सनल ओपिनियन, बट एज हेड ऑफ द स्टेट उनको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए जहां पर फीमेल्स इनसिक्योर फील करना शुरू कर दें,
फीमेल्स को ये फील होना शुरू हो जाए कि हमारी सोसाइटी शायद इतनी फ्रस्ट्रेट है कि हमें घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें कमरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जहां का ये जिक्र कर रहे थे। और जिस एंकर को उन्होंने कहा अमेरिकी सोसाइटी, वहां डिस्कोस भी है, नाइट क्लब भी है, पाकिस्तान से ज्यादा रेप रेशो है वहां पर। देखिए जिस सोसाइटी की आप बात, वो ठीक है उनका, अगर वो ये कह देते कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो ठीक था। बिल्कुल। जब वो ये बात करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक चीज सोचनी चाहिए कि वो अक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं और विक्टिम को अक्यूज के तौर पे पेश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। यानी इस पूरे स्टेटमेंट में मुझे ये नजर आया कि जैसे अक्यूज जो है वो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके जी वो क्या करता, हाँ जी, उनको रीजन दे रहे हैं। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। आप उसको जो है वो शक का फायदा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो विक्टिम है उसकी साइकोलॉजिकल जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो किस वजह से जो है उसके साथ ये वाकया हुआ है, इस नुक्ता नजर को वो देख ही नहीं रहे, उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं और वो सिर्फ रेप के और ओरियानियत के सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। यानी ओरियानियत को वो सिर्फ औरत के साथ जोड़ रहे हैं। ट्रू। वो मर्द के साथ नहीं जोड़ रहे, वो मर्द को कह रहे हैं कि वो रोबोट नहीं हो सकता। तो मैं फिर वो कहूंगा कि वो फिर उन स्टैटिस्टिक को उठाएं। नवाबपुर में 80 में एक खातून को बरहना करके पूरे विलेज में घुमाया गया था। वो क्या था? वो तो उस विलेज की खातून थी, जहां तस्वुर नहीं हो सकता किसी भी बाकी तो छोड़े, वेस्टर्न इवन ईस्टर्न लिबास को उस तरीके से नहीं पहन सकते जी। उसको बरहना करके पूरी उसमें, और एक नहीं थी, वो गालिबन 9 के करीब खवातीन थी जिनके साथ ये सलूक हुआ था जी। और उसके बाद भी आपके लाहौर में ही मेरा ख्याल है 90s का वाकया है, एक अदाकारा के साथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फैमिली के सामने रेप हुआ था और उस खातून को भी उसका पूरा बैकग्राउंड उठा ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं मज़हर साहब। 90s और 80s का क्या, जी 90s और 80s का क्या जिक्र करें। अब तो बच्चे 2 साल की 2 माह की बच्ची को नहीं छोड़ा गया हमारी इस सोसाइटी में, उसमें किसको ब्लेम करेंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर सेइंग इट आउट लाउड, ताकि लोगों को समझ आ सके कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ओपिनियन भी कंफ्यूजन का शिकार है। आप बेनिफिट ऑफ डाउट रेपिस्ट को नहीं दे सकते किसी भी सूरत में। और एक हेड ऑफ स्टेट के तौर पर तो जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और कंफ्यूज बयान से मजीद सोसाइटी में कंफ्यूजन पैदा होती है और एक इमेज जो है उसमें भी खराबी आती है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको कराची लिए चलेंगे जहां पर वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले साल इनके पास जो कैश पड़ा था अकाउंट में, कैश, ये मैं कहीं पे पड़ा हुआ बात नहीं कर रहा, जो इनके पास कैश पड़ा था, क्योंकि इनका सारा धंधा ही कैश के साथ है ना। तो जो यहां कैश पड़ा था वो 30 अरब पड़ा था, वो 30 अरब कैश पड़ा था। अब क्योंकि फेडरल ने इन्हें पैसे नहीं दिए, साल के आखिर पे ये रो रहे थे हमारे पास पैसे नहीं है, तो कैश कम हो जाना चाहिए था ना, उस कैश में से अवाम के लिए पैसे खर्च होने चाहिए थे। आपको पता है इस साल कैश कितना पड़ा है? साल के एंड पे 65 अरब, 35 अरब। और शहबाज गिल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त सिंध और फेडरल के दरमियान उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी कि एक और लफ्जी बयान जो है वो आ रहे हैं और फिर उसके जवाब में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। बहरहाल जी, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। PSL फाइनल के करीब पहुंच रहा है और मुल्तान सुल्तान तो पहुंच गया। अब फाइनल में उन्होंने अपनी जगह बना ली है जी। क्वालिफायर मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को कल बड़े टफ कॉम्पिटिशन के बाद हरा दिया। और टफ कॉम्पिटिशन में इसलिए कह रही हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की विकेट जो है वो स्टैंड ही नहीं कर रही थी, कि वो विकेट्स जो है वो गिरती चली जा रही थी और 149 पे ऑल टीम आउट। थोड़ी सी गेंदें रहती थी, लेकिन अगर वो गेंदें रहती भी होती तो भी इनसे स्कोर पूरा नहीं होना था, क्योंकि 31 जो है रन्स का बीच में डिफरेंस। अच्छा खासा डिफरेंस है जी। ये मुल्तान तो मैच जीत गया इस्लामाबाद के साथ, और कराची और पेशावर में कराची और पेशावर में पेशावर जीत गया है। अब दोबारा से एक मैच होगा, इस्लामाबाद को एक चांस दोबारा से मिल रहा है। तो लेट्स सी कि कराची 175 स्कोर किया, पेशावर ने 176 कर लिए। अब ये तो मैच पेशावर ने जीत लिया बड़े आसानी से, 5 विकेट्स के नुकसान पर आखिरी ओवर। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था पेशावर और कराची का।
टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान अब आज होने वाले मैच में डिसाइड होगा कि कौन टीम मुल्तान का मुकाबला करेगी फाइनल्स में। तो मेरे ख्याल में अभी आप जिस तरह से कह रही थी कि मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद है, तो आप अभी कोई ना ही नाम मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, आई एम न्यूट्रल, जो भी जीता मुझे उससे प्यार है क्योंकि मैं जिसको सपोर्ट करती हूँ वो हार जाता है। यही बेहतर तरीकाकार है क्योंकि मैंने कल अनाउंस किया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड चूंकि लाहौर से करीब है तो मैं इस्लामाबाद को चूज करती हूँ, तो इस्लामाबाद वाले हार गए। अभी मैं किसी को नहीं चूज कर रही, मैं ये नहीं कहना चाहती कि मुल्तान के साथ हूँ तो वो बेचारे फाइनल में हार जाए। तो मोटर पे बन गई तो मुल्तान भी कुछ ज्यादा दूर नहीं रहा था, तो मैंने नहीं कहना, मैंने कुछ नहीं कहना, आप यकीन जानिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग अनप्रेडिक्टेबल है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसलिए अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से ही, क्योंकि अब T20 में आपको यू नेवर नो कौन सी टीम कब कितना अच्छा स्कोर कर जाए। और आपको पता है कि टॉप बॉटम में थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, जितना बैड परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वो ऊपर आए। अब देखें प्लेऑफ मरहले में भी आए और अब फाइनल खेलने लगे हैं और बड़ा जबरदस्त कमबैक किया इन्होंने। इसी के साथ कोयटा ग्लैडिएटर ऑब्वियसली कमबैक नहीं कर सकी, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने भी बड़ी स्ट्रेंथ लगाई। और लास्ट PSL में आपको याद होगा कि जब ब्रेक आया था से मुल्तान सुल्तान टॉप पर थे, लेकिन जब वापस आए तो वो नहीं आ सके। और इसी वजह से वो क्लेम भी करते थे कि अगर PSL कंटिन्यू नहीं होता तो मुल्तान सुल्तान को आप फाते करा दे दें। हाँ, लेकिन तो कराची जीत गया। कराची थी, कराची लेकिन इस दफा नहीं पहुंच सकी आगे। तो ये PSL की यही खूबसूरती है जी कि कौन सी टीम को आप फेवरेट कहते हैं, कौन सी टीम दूसरी आ जाती है। वो फिर एक और भी बयान होता है ना, सब टीमें हमारी हैं, सब पाकिस्तान। मैंने कहा ना, जो भी जीते मुझे उससे प्यार है और वो मेरी टीम है। कोई भी जीत जाए वो टीम अच्छी है, वो पाकिस्तान की है। लेकिन अभी फेवरेट कौन है ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, इस पर हम बात करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है जी। टेस्ट क्रिकेटर हैं, साबिक कप्तान पाकिस्तान के सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। PSL बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्वालिफायर राउंड से आगे बढ़ता हुआ आज सेमीफाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग। किसको देख रहे हैं आज आप जीतता हुआ? सलमान भट्ट साहब का आई थिंक सिग्नल इशू है जिसकी वजह से लाइन ड्रॉप हो गई। हम उनसे दोबारा रब्ता करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस वक्त कौन सी टीम और कौन से प्लेयर को ज़्यादा फेवरेट करार दे रहे हैं, क्योंकि हर टीम में एक ऐसा प्लेयर है जो चल जाता है और आगे सामने आ जाता है। जैसे मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद रिजवान ने बहुत मेहनत की, मतलब उनकी टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है और पेशावर ज़ल्मी का लास्ट मैच अगर आपको याद हो PSL में, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। टॉप स्कोर बनाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और पेशावर ज़ल्मी ऑलमोस्ट करीब पहुंच गया, मतलब बराबर का मैच था, वो टक्कर दी उन्होंने। सो आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग। हर टूर्नामेंट में ना कोई प्लेयर्स आपके सामने आते हैं, जिस तरह से अब कल ज़ल्मी की तरफ से हजरतुल्लाह ने बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। 38 गेंदों पर उन्होंने 77 रन बनाए, 5 छक्के 10 चौके लगाए। तो इस तरह के जो यंगस्टर्स हमारे जो होते हैं परफॉर्मेंस जब देते हैं तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। बट सलमान भट्ट साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। सलमान भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जो कि इस आज मैच के हवाले से अगर हम बात करें, किसको आप देख रहे हैं फेवरेट? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों टीमें काफी स्ट्रांग है। इस्लामाबाद की डेप्थ बहुत है, लेकिन ज़ल्मी के कुछ प्लेयर्स बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले प्लेयर्स हैं, जिनका जैसे जज़ई है उसने इनिंग खेल दी, या कामरान अकमल है, वो इस तरह की इनिंग खेल देते हैं कि कभी कभार दूसरी टीम का निकलना मुश्किल हो जाता है उसमें से। तो आई थिंक स्मार्ट होना पड़ेगा, टॉस वाइटल होगा। दोनों टीमों को चेस में प्रॉब्लम हुई है, ज़ल्मी ने किया तो है, लेकिन आखिर में अगर कैच होते तो फंस सकते थे। तो टॉस में भी वाइटल देखना पड़ेगा कि पिच आज कैसी है। कल तो पिच स्पिनर्स की मदद कर रही थी, अगर आज इतनी मदद ना हुई तो हो सकता है कि फास्ट बॉलर ज्यादा इन एक्शन आए। सो आई थिंक के एज ज़ल्मी के साथ है, क्योंकि जीत के मैच हारे हैं। इस्लामाबाद जो है वो मैच हारी है, ऐसे मोमेंटम लूज किया उन्होंने जी। लेकिन मोमेंटम लूज करने से पहले इस्लामाबाद बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद में ट्रम्प कार्ड ऐसे कौन कौन से हैं जो चल सकते हैं आज? देखिए, इस्लामाबाद में अपनी जो उनको स्ट्रेटजी है वो ठीक करनी होगी। शादाब कप्तान है, लेकिन वो बैट्समैनों से ऊपर बैटिंग करने आ जाते हैं। कहार उन्होंने मैचेस जितवाए, कहार को वो बैटिंग करने में वो फॉर्म में है, उन्हें ऊपर खेल लेते हैं। और उसके अलावा अपने यंगस्टर्स को आखिरी ओवर्स में एक्सपोज करते हैं। उन्हें चाहिए कि हाशिम अली और फहीम अशरफ को आखिर कवर कराएं। कल जो 2 नए फास्ट बॉलर थे, उनके 8 ओवर्स में 95 रन बने हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो जो कप्तान गलतियां कम करेगा उसकी टीम के बेटर चांसेस है, क्योंकि बड़ा मैच है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। भट्ट साहब, अगर आप टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम अभी तक लग रही है, कौन सी आपको लगी है जो भी अभी तक परफॉर्मेंस दिखाई गई है? देखिए, ऑन पेपर अगर देखा जाए तो ज़ल्मी और इस्लामाबाद बहुत स्ट्रांग टीम्स हैं, लेकिन लास्ट जब से अबू धाबी में PSL शुरू हुई है, सबसे अच्छी और कंसिस्टेंट क्रिकेट जो है वो मुल्तान की टीम ने खेली है। ठीक है, तो यानी कि मुल्तान तो डिजर्व करता है फाइनल में जाने का, लेकिन आप क्या ख्वाहिश रखते हैं कि फाइनल में दूसरी टीम कौन सी हो? कोई सपोर्ट कर रहे हैं आप दोनों टीम्स में, स्टैट्स को साइड पे रखते हैं? दोनों ही पाकिस्तान की टीम्स हैं,
बट मेरे कुछ कोलीग्स हैं जिनके साथ मैंने क्रिकेट खेली है, वो ज़ल्मी में है, तो कहने शायद इसलिए मेरा थोड़ा सा उस झुकाव है। बट दोनों पाकिस्तान जी, की टीमें कोई भी जीत जाए। जी बिल्कुल सही, पेशावर जीते तो आपके दिल को खुशी होगी, लेकिन वैसे तो कोई भी जीते तो पाकिस्तान ही क्रिकेट आगे जा रही है। जबरदस्त बात की आपने, और मुल्तान को आपने फेवरेट करार दिया, अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल, बड़ा प्रिसाइसली जो है वो दोनों टीम्स का सिनॉप्सिस बयान कर दिया, लेकिन मैच तो इंटरेस्टिंग होगा। ऑन ग्राउंड क्या होगा ये तो आज ही पता लगेगा, और मैं नहीं बोल रही कि मैं किसी को सपोर्ट करी, मैं बार बार ये बात आप सिर्फ ब्रेक का लिंक बोल दें। हाँ, ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सोसाइटी में जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, वहीं पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहस जो स्टेट लेवल पर होनी चाहिए, वो चीज़ जिसके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए, वो है इस सोसाइटी में, जिसको वज़ीर आज़म साहब खुद फ्रस्ट्रेटेड भी कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। एक खातून किस तरह, एक औरत किस तरह महफूज तस्वुर की जाती है। एक हेल्दी डिबेट को अगर आगे लेकर चलें तो वो तब होगी जब आप उसको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें। बिल्कुल, और इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है, और हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जो खवातीन हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रही हैं। तो आज हम आपसे मुलाकात करवाएंगे मार्शल आर्ट चैंपियन, पाकिस्तान की 31 साल उनकी उम्र है, लेकिन उनके पास गोल्ड मेडल जो हैं वो 42 हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पहली खातून थी 2005 में आलमी सतह पर जब उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो आप आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। कुलसूम हज़ारा हमारे साथ इस वक्त कराची से मौजूद हैं। कुलसूम, सबसे पहले तो आपको हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त दिया है, और मुबारकबाद कि माशाल्लाह इतनी सी उम्र में आपने इतने गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। सो प्राउड ऑफ यू कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी आपके चैनल को कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में, और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से बात करके, और जो आपने क्वेश्चन और आपको मुबारकबाद दी कि 42 गोल्ड मेडल, माशाल्लाह। सफ़र बताइएगा अपने इस सफ़र, बेहतरीन सफ़र के बारे में। अच्छा, मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगी। आपने 40 गोल्ड मेडल का है, मेरा 40 नहीं है, मोर देन 100 गोल्ड, मतलब लाइक टोटल मोर देन 100 मेडल्स है। अराउंड 50 और 55 इस तरह के गोल्ड मेडल है मेरे। जी नहीं, मैंने बोला था 42 गोल्ड मेडल्स, 42 गोल्ड मेडल्स। 42 से ज्यादा है मेरे। अच्छा, नेशनल, यस, नेशनल और इंटरनेशनल काउंट कर ले तो इतना हो जाएगा, लेकिन ये कि मैंने उसमें बहुत सारे ऐसे लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे से सिटी लेवल पे जो मैंने मेडल्स विन की है, अगर हम सब उन सबको काउंट कर ले तो मोर देन 100 मेडल्स हो जाएंगे। और जहाँ तक आपने पूछा, ये लाइक मैं कराटे जैसे फील्ड में आई, किस तरह मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने जो कराटे स्टार्ट किया मैंने कोयटा से स्टार्ट किया। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं अपने कम्युनिटी में लाइक मैं हज़ारा कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं अकेली लड़की थी, और मैं क्लब जाती थी, और वहाँ पे जब मैं जाती थी ट्रेनिंग करने तो बहुत सारे लड़के होते थे, मुझे तंग करते थे कि लाइक लड़की होके कराटे खेलने आई है इतने लड़कों के बीच में। सो जो मेरे साथ थे मेरे कराटे मास्टर, मेरे बहनोई, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि लाइक इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, जो आपका गोल है, आप जो कराटे सीखने आए हो सो वो आप सीखो। सो फिर देन उनकी मोटिवेशन की वजह से देन मैं थोड़ा बहुत कराटे में लाइक फोकस हुई कि मैं कुछ अचीव करूं, और इस तरह पर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया। बिल्कुल सही, और फिर आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उन लड़कों को ही कराटे कर देना था। अच्छा कुलसूम, आपने इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पर भी बहुत से टूर्नामेंट्स खेले हैं। एक लड़की के लिए कितना मुश्किल है एक ऐसी फील्ड में अपना लोहा मनवाना जो अमूमन लड़कों की समझी जाती है, मार्शल आर्ट्स, कराटे, ये सब कुछ? अच्छा, मैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में पहले ये बताऊं कि लाइक मैंने साउथ एशियन लेवल पे, मैं पाकिस्तान की पहली लड़की हूँ जिसने साउथ एशियन लेवल पे गोल्ड मेडल का हैट्रिक किया है, और अपने वेट कैटेगरी में मैं 17 ईयर्स से नेशनल चैंपियन हूँ। और क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़े जब मैं इस फील्ड में आई। मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, हज़ारा कम्युनिटी से, जब मैं इस फील्ड में आई तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे सिस्टर को कहते थे कि, अच्छा मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगी, जब मैं बहुत छोटी थी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती थी। सो हमारी कम्युनिटी के और हमारे रिलेटिव्स जो बहुत सारे थे, वो सारे यही कहते थे मेरे सिस्टर को कि लाइक कुलसूम को क्यों आपने इस फील्ड में रखा, क्यों कराटे में आप इसको जाने दे रहे हो। क्योंकि ये लड़कियों का गेम नहीं है, और ऊपर से जैसे हम लोग ट्रेनिंग कैंप्स के लिए दूसरे सिटीज में जाकर ट्रेनिंग करते हैं, वो यही कहते थे कि इसको घर में रहना चाहिए, कैंप क्यों जाती है।
सो वो बहुत सारी बातें बनाते थे, लाइक डीमोटिवेट करने की कोशिश करते थे। लेकिन जो मेरे सिस्टर थे वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि लाइक जो आपकी गोल है उसकी तरफ फोकस करो और अचीव करो, पाकिस्तान का नाम रोशन करो। सो फिर मैंने लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और मुझे खुशी होती है कि जो पहले लोग बातें बनाते थे, लाइक कहते थे क्यों उसको भेजा, जब वो मुझे देखते हैं जब मैं विन करके आती हूँ, सो वो मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आते हैं। सब खुशी होती है, लोगों की सोच चेंज हो चुकी है, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में। बड़ी खुशी की बात है कुलसूम कि लोगों की सोच भी चेंज हुई और मजीद भी चेंज होने की ज़रूरत भी है ख़वातीन के हवाले से, चूँकि हमारी सोसाइटी में इस तरह से है नहीं कि ज़्यादा स्पोर्ट्स में वो अपना किरदार अदा कर सकें। आप बताइएगा किस चीज़ की ज़रूरत समझती हैं आप पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, क्या क्या ज़रूरत है सपोर्ट की या फिर फाइनेंसिस की, ओवरऑल अगर आप देख पाएँ तो। आपने ये क्वेश्चन के संजय मेरी दुखती रख के हाथ रखा। रिसेंटली फर्स्ट टाइम कराटे को ओलंपिक में इंक्लूड किया है, और उसके लिए हमें बहुत सारे ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड जाके खेलने पड़ते थे। सो हमारे मतलब लाइक फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम यूरोप कंट्रीज में बार बार जाके टूरिस्ट करें और जाके खेलें। तो यहाँ पे मैं दुख होता है कि बीइंग अ प्लेयर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से हम ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड में जाके नहीं खेले, जिसकी वजह से हमें पॉइंट्स नहीं मिले। अब साल में 12 से 13 टूर्नामेंट्स हो रहे थे, आप जितने टूर्नामेंट्स खेलेंगे उतने आपको पॉइंट मिलेंगे, आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी, सो आप क्वालिफाई कर सकेंगे ओलंपिक के लिए। लेकिन ये कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से और गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से तो हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से हमने ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया। सो दुख होती है बीइंग अ प्लेयर। अब हम घर बैठ के वो ओलंपिक के टूर्नामेंट्स देखेंगे जो हर एक प्लेयर की विश होती है कि उसमें जाके पार्टिसिपेट करे, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे इन स्पॉन्सर ना होने की वजह से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कुलसूम। और गवर्नमेंट की तरफ से ये गवर्नमेंट को हम भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट जो है वो बड़ी मैटर करती है। तो प्लेयर्स को वो चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। हमने देखा हॉकी के साथ क्या हुआ, फुटबॉल के साथ क्या हुआ, और अब हर तरफ हर स्पोर्ट्स फील्ड से यही शिकायत नजर आ रही है। बिल्कुल कुलसूम हज़ारा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और हम आपको गुड लक कहते हैं। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।